स्टार्ट करूँ ना। लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बोले, इसी में आएगा ना, करंट में ही आएगा। जब करंट का प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिर पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो लिखाए थे वहाँ पर 3 पेज कम से कम छोड़ देने का, ठीक है। उसके बाद लिखने का करंट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो होता है समय के हिसाब से तो उसे हम लोग करंट कहते हैं, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इसे हम I से डिनोट करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा dQ/dt या डेल्टा Q/ΔT या फिर Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं हम लोग करंट। अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा चार्ज का कूलम पर सेकेंड। इसी को कहते हैं एम्पियर, इसी को एम्पियर कहते हैं। डायमेंशन जो है इसका A हो जाएगा। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसमें पूछा जाएगा करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो देखो स्केलर, वेक्टर, टेंसर, 3 बात हो सकती है, ठीक है। अब तीनों में से क्या होगा ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। वेक्टर तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होते हैं, दोनों होते हैं। बट ट्रायंगल एडिशन जो लॉ है वो काम नहीं करता। तो वेक्टर क्वांटिटी वो कहलाते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को फॉलो करे, उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसीलिए चूंकि लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो एक बात कंफर्म हो गया कि वेक्टर नहीं बोलेंगे। स्केलर का डेफिनेशन होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। जबकि करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसीलिए मैंने बोला ये सवाल के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसे स्केलर तभी तक बोल पाएंगे जब ऑप्शन में टेंसर नहीं हो। टेंसर जो है वो बड़े मियाँ है, इसी के परिवार के दोनों पहलू हैं, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को भी टेंसर में रख सकते हैं, स्केलर को भी टेंसर में। सेट पढ़े ना आपने, सेट का ये सबसेट है, ठीक है। तो इसीलिए सेफ है बोलना क्या, टेंसर। तो ये बोलना सेफ है। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर बोलेंगे, और अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है इसका मतलब जो सवाल है वो सेट करने वालों ने एकदम लाइटली इस क्वेश्चन को सेट किया है, तो आंसर स्केलर देने का। बराबर कब आंसर स्केलर देना है? अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है नहीं, डायरेक्शंस भी। और वेक्टर के भी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वेक्टर जो है वो ऐसा क्वांटिटी है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो करंट ना तो स्केलर क्वांटिटी के डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी के डेफिनेशन फिट बैठ रहा है। वेक्टर में तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, इसलिए वेक्टर तो बोल ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो स्केलर बोलने का और या फिर पूरे फैमिली का जो बड़ा मेंबर है उसे बोलने का। तो क्या बोलने का, टेंसर। तो ये सवाल के ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, बराबर। अगर अच्छे सवाल पूछने वाले होंगे तो वो स्केलर और टेंसर दोनों दे देगा ऑप्शन में, और अगर मतलब ऐसे नॉर्मल लेवल का सवाल पूछना है किसी को तो फिर टेंसर ऑप्शन में नहीं देता, तो फिर आंसर स्केलर। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे चल के, ठीक है। तो किसी भी जगह पे मान लो ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो, चार्ज जा रहा है। कितना चार्ज जा रहा है? टाइम के हिसाब से 2t² + 4t मान लो +10।
तो बोलेगा करंट कितना होगा, इस टाइप के भी सवाल आते हैं, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सिंपली। तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 2 जा 4t प्लस 4, टाइम की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 एम्पियर। ये हो गया आंसर, ठीक है, इसका करंट का। इतनी बातें लिखिए तो हो गया, लिख लिए। अब एक बात समझो, कोई भी कंडक्टर
ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन लिख लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, velocity achieved by charge carrier is known as drift velocity. Velocity achieved by charge carrier is known as drift velocity. In the presence of external electric field, velocity achieved by charge carrier is known as drift velocity. Generally, drift velocity of electron in conductor, generally drift velocity of electron in conductor is in the order of 10 to the power minus 3 meter per second, is in the order of 10 to the power minus 3 meter per second, minus 3 is in the order of 10 to the power minus 3 meter per second. ये ऑर्डर पूछा जाएगा कभी सवाल में, 10 to the power minus 3 meter per second ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक और वेलोसिटी होता है, उसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात भी वहीं पर लिख लेंगे, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3 का ऑर्डर होता है, मतलब समझो कि कितना कम है, बहुत छोटा है, बट स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से करंट फ्लो होता है। तो इस बात को लिख लेंगे वहीं पर, बट करंट फ्लो विद द स्पीड ऑफ लाइट, बट करंट फ्लो विद द स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख देना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बट करंट फ्लो विद द स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख देना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये मत लिखना रिलेशन, अभी लिख लो एक टर्म करंट डेंसिटी। इसे J से डिनोट करते करंट डेंसिटी। इसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। मतलब आप समझो कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, एरिया की भी डायरेक्शन यही है, तो जो करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट बाय एरिया हो जाएगा। और अगर मान लो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, एंगल थीटा हो गया, तो इस केस में करंट डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा करंट बाय ए कॉस थीटा। अब इसी की वजह से देखो, जैसे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहीं से करंट इक्वल टू हो जाएगा I इंटू ए इंटू J इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो देखो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है मालूम है, करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में कॉस थीटा आ गया, तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? स्केलर। यही कारण से करंट को स्केलर बोला जाता है। मतलब करंट को स्केलर बोलने का एक ही लॉजिक है, जहां कहीं पर भी आपको ये बात बोला जाएगा करंट को जोर देकर के करंट स्केलर है, वो इसी लॉजिक को एक्सप्लेन करते हैं कि इस वजह से करंट स्केलर है, क्योंकि करंट डेंसिटी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो करंट होता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से करंट स्केलर है। लेकिन करंट को स्केलर में रखना सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास डायरेक्शंस भी है। स्केलर का डेफिनेशन में जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले क्वांटिटी को हम स्केलर कह सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा सेफ स्केलर बोलना नहीं है। सवाल अगर बहुत छोटा पूछा गया है छोटे एग्जाम में तो आंसर स्केलर है, लेकिन जब भी ऑप्शन में टेंसर आएगा तो टेंसर के साथ आगे बढ़ेंगे। बरोबर, मैंने दोनों बातें समझा दी आपको, क्यों है क्यों नहीं है। कोई अगर बोलेगा इंटरनेट सर्च करोगे या कहीं सर्च करोगे तो यही एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे कि ये वजह से स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन स्केलर हम बोल नहीं सकते क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में वो फिट नहीं होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन A L-2, ये इसका डायमेंशन हो गया।
ठीक है, इतनी बात है, आप लिख लें करंट डेंसिटी करके। हो गया क्या? लिख लिए? अब आप हेडलाइन लगा लेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट कॉमा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट कॉमा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड करंट डेंसिटी। इस बात को समझते, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें मानते हैं n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल n से मैंने डिनोट किया, इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज यहां जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रफ्तार से t टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, कितने समय में पहुंच गया? t टाइम में यहां से यहां पहुंच गया। ये t इक्वल टू 0 है और ये जो है t इक्वल टू t टाइम पे वहां पहुंचा। तो कितना चार्ज फ्लो किया t टाइम में? तो देखो ध्यान से, यहां रहने वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया होगा, फिर उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल गया होगा, फिर उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल गया होगा, यहां तक के इलेक्ट्रॉन t टाइम में यहां पहुंच गया, मतलब वो भी निकल गया होगा। तो जो टोटल चार्ज फ्लो हुआ इस प्रोसेस में, चार्ज Q जो t टाइम में फ्लो हुआ वो कितना फ्लो हुआ? तो टोटल इसका जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमने A ले लेना है। A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस पूरा रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके लिए हमने माने n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, बराबर। पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने E से डिनोट कर देता हूं, बराबर, क्योंकि स्मॉल n हमने माने हैं कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में। तो एक यूनिट वॉल्यूम में मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो 4 यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? n इंटू 4, 10 यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इंटू n, बराबर। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सोचो, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये सिलेंडर हो गया ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, बराबर है। अब देखो ध्यान से, n इंटू एरिया A, लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कौन से स्पीड से जा रहा है? तो ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, यही लिखेंगे ना। तो जो लेंथ की जगह हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू E, ये हो गया चार्ज। और करंट का डेफिनेशन क्या है? Q बाई टी, करंट इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो Q की जगह पे N इंटू A इंटू वी डी इंटू टी इंटू ई बाई टी, तो यहाँ से T और T, तो I का फॉर्मूला हो गया N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ये हुआ करंट का फॉर्मूला, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, बरोबर। अब करंट डेंसिटी की बात करेंगे, तो करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट बाय एरिया। तो अगर इसे एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा? N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए कैंसल हो जाएगा, N इंटू ई इंटू वी डी। ये हो गया करंट डेंसिटी। तब आप लिख लो दोनों रिलेशंस।
अब देखो, जो रेंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराएंगे भी, टकराएंगे ना। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टर के वॉल से भी टकराए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, किसी कोलिजन में कम समय लगता है, किसी कोलिजन में ज़्यादा समय लगता है, सभी समय का जो एवरेज टाइम है उसे कहते हैं मीन टाइम, ठीक है। क्या कहते हैं? मीन टाइम। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम उसे टॉ से डिनोट करेंगे, ये है मीन टाइम या फिर मीन लाइफ। एवरेज, दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम, ठीक है, इसे बोलते हैं मीन टाइम। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कितना लगता है? फोर्स बाय मास। फोर्स हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास, इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होगी इतना टाइम के अंदर, वो कितना डेवलप होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। शुरुआत में मानेंगे उसका 0 और बाद में उसमें स्पीड डेवलप हो गया v टी, तो u प्लस ए टी, तो u तो 0, a हो जाएगा इतना e इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। ये फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इस फॉर्मूला में दो, मतलब जो है ना, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप जब गूगल करोगे, आप जब कोई बुक्स पढ़ोगे, तो दो फॉर्मूले निकल के आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। कुछ कुछ जगह में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, हाफ इंटू ई बाय एम इंटू टी। जैसे आप एससीवी पढ़ोगे तो ये दिया मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब दोनों सही है, अब दोनों कैसे सही हो सकता है? तो ये वाला जो है ये एवरेज स्पीड है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। और ये हुआ कि 0 से मैक्सिमम जितना डेवलप हुआ वो है, ठीक है। तो जब आपको नॉर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाएगा तो ये फार्मूला लगाना है, एनसीईआरटी वाला फार्मूला लगाना है। जब आपको बोला जाएगा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। आप समझो कि एक 0 था और एक v है, एवरेज कैसे निकालते हैं? 0 प्लस v/2, तो v/2 आंसर हुआ, तो इसलिए उसी में 2 से डिवाइड कर दिया, बराबर। अब ये कैसे निकाला है एससीवी में? एससीवी में निकाला है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके। तो s की जगह l, लेंथ मान लो दो कोलिजन के बीच का टाइम, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूटी तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी में टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज डिस्टेंस बाय एवरेज टाइम। तो यहाँ से एक टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा? हाफ ए टी। तो ए टी का वैल्यू वो है, ठीक है, उसी में हाफ लग गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया डिराइव करके हाफ ए टी आया, बराबर। इसलिए आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, बराबर है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, सवाल इसी के बेसिस पे अपन को बनाने हैं। जब बोला जाएगा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आप हाफ लगा देंगे, 1/2 ई इंटू ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एवरेज टाइम। टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम। तो आप लिख लें एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, उसमें ये बातें लिख लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर हो गया। अब देखो ध्यान से, जो हमने करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े वो पढ़े n इंटू ई इंटू वी डी। एन इंटू ई इंटू वी डी की जगह वो जो फॉर्मूला अभी पढ़े वो लिख देते हैं, ई इंटू ई बाय एम इंटू टी, ठीक है। तो करंट इक्वल टू हो गया एन इंटू ई इंटू टी बाय एम इंटू ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो टर्म है इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, और कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है ई इंटू म्यू, जिस म्यू को कहते हैं मोबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एन इंटू ई स्क्वायर इंटू टॉ बाय एम, और जो मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? एन इंटू ई इंटू टॉ बाय एम। ये हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। और इससे जो फॉर्मूला निकल के आया
J इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। नाम सुने आप ओम्स का? इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, पर ओम्स लॉ में ये नहीं पढ़े होंगे आप, ठीक है, बट एक्चुअल ओम्स लॉ यही है, ओम्स ने यही दिया था। बाद में हमारे आपके जैसे कलाकारों ने इसे आगे लेके गया, ठीक है। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वोल्टेज बाय डिस्टेंस, इसे लिख दिया वोल्टेज बाय डिस्टेंस, मतलब लेंथ, वोल्टेज बाय लेंथ। और करंट डेंसिटी का मतलब करंट बाय एरिया, तो यहीं से करंट इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया बाय लेंथ इंटू वी, और यहीं से इसको इधर लेके आते हैं, तो V इक्वल टू आई इंटू एल बाय सिग्मा इंटू ए, और 1 बाय सिग्मा को रजिस्टिविटी कहते हैं, यही पूरा पार्ट रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया क्या, 1 बाय सिग्मा इंटू एल बाय ए, और 1 बाय सिग्मा को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसे रो एल बाय ए। ये तो पढ़े हैं ना अपन, ये फॉर्मूला यहीं से आया, मतलब जो ये रो है वह है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, और इसका मतलब हुआ 1 बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा रजिस्टिविटी होता है, तो ये हुआ 1 बाय कंडक्ट। अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ लिए कि पढ़ ही रहे हैं? हाँ, तो उसमें भी ये यूज़ होने वाला, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, जब कंडक्शन आएंगे तब। अभी शायद मेरे ख्याल से फैराडेज लॉ चल रहा होगा ना? नहीं, क्या चल रहा है? चालू होने का है। तो जब आपको पढ़ाए जाएंगे कंडक्टिविटी वगैरह, तब वहाँ पर मतलब ये पढ़ाए जाएंगे, गैल्वेनिक सेल वगैरह उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो रेजिस्टिविटी का मतलब 1 बाय कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का फार्मूला ये, और इसी से फिर फार्मूला क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से वर्षों से जानते हैं। ये हुआ ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ कौन हुआ, करंट डेंसिटी इक्वल टू J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, बराबर, लिख लीजिए आप। एक चीज़ यहाँ पर वो हो गया, करेक्ट कर लेना, ये N इंटू ई इंटू मी होता है मोबिलिटी, इसमें N नहीं होगा।